अबू सेलिम, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? अंडरवर्ल्ड, बॉलीवुड, दहशत, यही सब है ना? लेकिन इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छिपा है। क्या अबू सलीम सच में एक खूंखार डॉन था, या फिर वो बस एक फर्जी डॉन था जिसने दूसरों के नाम का इस्तेमाल करके अपनी दहशत बनाई? और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक ऐसा क्रिमिनल जो असल में एक चॉकलेटी हीरो बनना चाहता था, लेकिन बन गया मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा नाम जिससे सब कांपते थे। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि अबू सलीम की असलियत क्या थी। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। अबू सलीम की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर आजमगढ़ से, और इसका क्लाइमेक्स होता है मुंबई के खूनी अंडरवर्ल्ड में। सवाल ये है कि एक वकील का बेटा इस रास्ते पर आखिर पहुंचा कैसे। तो उसका सफर कुछ ऐसा था। आजमगढ़ में पिता, जो एक वकील थे, उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। घर चलाने के लिए सलीम ने एक मैकेनिक की दुकान खोल ली। फिर 80 के दशक में वो दिल्ली चला गया। वहां मैकेनिक का काम किया, टैक्सी भी चलाई। लेकिन सपने बड़े थे तो मुंबई आ गया। 1985 से 87 के बीच उसने मुंबई में हर तरह के छोटे मोटे काम किए, मतलब प्रॉपर्टी ब्रोकर से लेकर मॉल में फैशनेबल सामान बेचने तक। और फिर 1987-88 में उसकी मुलाकात हुई दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से, और यहीं से सब कुछ बदल गया। शुरुआत में डी कंपनी में उसकी कोई खास हैसियत नहीं थी। उसे एक डिलीवरी बॉय समझ सकते हैं। उसका काम बस इतना था कि तस्करी का सामान यहां से वहां पहुंचा दो, छोटे मोटे काम निपटा दो। मतलब कोई भी बड़ा या जरूरी काम उसे नहीं दिया जाता था। वो बस एक छोटा सा प्यादा था। लेकिन एक मामूली डिलीवरी बॉय बने रहना, ये अबू सलेम को मंजूर नहीं था। उसकी एम्बिशंस बहुत बड़ी थीं, और जब डी कंपनी में उसे वो जगह नहीं मिली जो वो चाहता था, तो उसने अपना अलग रास्ता बना लिया। और अपना खौफ का साम्राज्य बनाने के लिए उसने निशाना बनाया उसी दुनिया को जिसका वो कभी खुद हिस्सा बनना चाहता था, बॉलीवुड। और उसकी दहशत की लिस्ट देखिए। बिल्डर प्रदीप जैन का मर्डर, टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का सरेआम कत्ल, डायरेक्टर राजीव राय को इतना डराया कि वो देश छोड़कर भाग गए, प्रोड्यूसर राकेश रोशन पर गोली चलवाई, आमिर खान तक को धमकाया, और जेपी दत्ता जैसे बड़े डायरेक्टर से भी वसूली करने की कोशिश की। मतलब कोई नहीं बचा था। उसकी क्रूरता का अंदाजा इस एक बात से लगाया जा सकता है। गुलशन कुमार की हत्या के वक्त सलेम ने अपने शूटर को फोन पर कहा था, फोन चालू रखना, मुझे उसकी चीखें सुननी हैं। और शूटर ने फोन चालू रखा, जबकि सलेम हजारों मील दूर बैठकर गुलशन कुमार की आखिरी चीखें सुन रहा था। कितना खौफनाक है ये। अब देखिए, सलीम का काम करने का तरीका भी सबसे अलग था। बहुत ही शातिर। वो दूसरे डॉन्स की तरह कोई परमानेंट गैंग नहीं रखता था। नहीं, उसका तरीका अलग था। वो अपने होम टाउन आजमगढ़ से नए बेरोजगार लड़कों को मुंबई बुलाता था, और उन्हें देता क्या था? महज 5,000 रुपए और आने जाने का टिकट। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या था? इन लड़कों का मुंबई पुलिस के पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं होता था, तो वो एक तरह से गोस्ट शूटर्स बन जाते थे, जिन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन था। ये दिखाता है कि सलीम कितना कैलकुलेटिव था। तो जुर्म की दुनिया में इतना नाम कमाने के बाद शुरू हुआ भागने का सिलसिला। एक्ट्रेस मोनिका बेदी के साथ उसकी फरारी की कहानी, फिर दुनिया भर की पुलिस का उसके पीछे पड़ना, और फिर उसकी गिरफ्तारी। ये सब किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो हुआ ये कि डी कंपनी से उसकी अनबन हो गई, तो वो दुबई से भाग निकला। पहले यूरोप गया, फिर अमेरिका में अपना बेस बनाया। लेकिन फिर आया 9/11, और उसके बाद FBI हर संदिग्ध पैसे के लेन देन पर नजर रख रही थी। और बस अबू सलेम उनके रडार पर आ गया। भारतीय इंटेलिजेंस को उसकी लोकेशन की खबर मिली, और फाइनली 2002 में उसे मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल के लिस्बन में पकड़ लिया गया। सलीम की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से शुरू हुई उसकी सजा की कहानी, जो एक कानूनी शर्त पर आकर अटक गई। वो शर्त जो पुर्तगाल ने उसके एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण के लिए रखी थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच था। देखिए, सलीम ने जो जुर्म किए थे उसके लिए भारतीय कानून में सजा थी उम्र कैद या फिर मौत। लेकिन पुर्तगाल ने उसे भारत भेजने के लिए 2 बड़ी शर्तें रख दी। पहली, उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी, और दूसरी, उसे किसी भी केस में 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। और भारत को उसे वापस लाने के लिए ये शर्तें माननी पड़ी। और बस यही 25 साल का आंकड़ा उसकी किस्मत का नंबर बन गया। भले ही भारत में उसे कई मामलों में उम्र कैद हुई हो,
लेकिन उस समझौते की वजह से उसकी कुल सजा 25 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकती। तो अब सवाल ये उठता है कि जेल में उसकी जिंदगी कट कैसे रही है? क्या उसे वाकई उसके किए की सजा मिल रही है या फिर वो जेल में भी मजे से रह रहा है? हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जेल की जिंदगी उसके लिए बिल्कुल आसान रही हो। उस पर जेल के अंदर 2 बार जानलेवा हमला भी हुआ है। तो अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी सलाखों के पीछे भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन अब ये सुनिए, ये बात आपको हैरान कर देगी। पुलिस कस्टडी में रहते हुए एक कोर्ट की सुनवाई के लिए जब उसे ट्रेन से ले जाया जा रहा था, तब उसने अपनी तीसरी शादी कर ली ट्रेन में। इससे पता चलता है कि सलाखों के पीछे होने के बावजूद उसका रसूख कितना कायम है। और आज भी उसके पास पैसा बेशुमार है। वो बड़े बड़े इंटरनेशनल वकीलों को हायर करता है। खबरों के मुताबिक जेल में भी वो ब्रांडेड कपड़े और महंगी घड़ियां पहनता है और अंदर बैठे बैठे ही कानूनी दांवपेच खेलता रहता है। मतलब उसकी जिंदगी किसी सजा जैसी कम और एक आरामदायक कैद जैसी ज्यादा लगती है। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब एक इतना बड़ा मुजरिम जेल में रहकर भी एक तरह की आरामदायक जिंदगी जी सकता है, तो क्या इस सजा को हम वाकई सजा कह सकते हैं? इंसाफ का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।